हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम अपना ये जो एग्ज़ाम पेपर कर रहे हैं 11/11/2019 का, इसके 60 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी DSSB पार्ट बी साइकोलॉजी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप जो 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए वो आप देख सकते हैं। आज हम और इसके 20 क्वेश्चंस को कवर कर देंगे और इसके साथ हमारे इस पेपर के 80 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आगे की सीरीज आगे चलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्राइटेरिया डजंट फॉल अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट? इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर नहीं आता है, यानी कि हमारा जो मनोवैज्ञानिक पहलू है उसके अंतर्गत नहीं आता है। अब साइकोलॉजिकल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोशल, इमोशनल, ये सभी साइकोलॉजिकल लेवल पर ही आती हैं। तो हमें बताना है कि ये इसके अंदर नहीं आता है। तो मोटिवेशन है, लेवल है, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इलस्ट्रेशंस या फिर लेआउट है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है आपके मनोवैज्ञानिक पहलू को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा या फिर उसका लिंक इससे नहीं है, वो वाला चीज़ें पूछी गई है ना। ये एक चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से आपको बताना है। देखिए अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो प्रेरणा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इस एस्पेक्ट को प्रभावित करती है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशन लेवल कितना है बच्चे का ये डिपेंड करता है कि उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन किस तरह की होगी। अगर मोटिवेशन लेवल जो है अगर आपका अच्छा होगा, बच्चे का अच्छा होगा, उसको हमेशा मोटिवेट किया गया है, उसको डीमोटिवेट नहीं किया गया है, तो आप देखेंगे कि उसकी साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका। तो ये होगा बिल्कुल इसका ऑप्शन। अब है लिटरेरी डिवाइसेस, इलस्ट्रेशन, लेआउट एंड लेवल। अब यहाँ पर लेवल का मतलब है कि बच्चे का लेवल क्या है ना, बच्चे का लेवल क्या है। लेवल मीन्स उसका स्तर क्या है। स्तर आप जैसे कह सकते हैं ना, अगर हम पियाजे के स्टेजेस का एग्जांपल दूं कि वो कौन से लेवल पर है, वो कितने साल का है, किस लेवल तक का उसको आता है, इस तरह के लेवल की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो है इसका आंसर करेक्ट होगा, लेवल इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। देखिए लिटरेरी डिवाइसेज या इलस्ट्रेशंस की बात हुई। इलस्ट्रेशंस में हम कह सकते हैं जो चित्र होते हैं, जैसे कि बुक्स होती है ना, स्टोरी बुक्स होती हैं या फिर आपकी जो NCERTs आप पढ़ते हैं, CRT आप पढ़ते हैं, उस बुक की कितनी अच्छी इलस्ट्रेशन है, इससे बच्चे के मनोविज्ञान पर बहुत अच्छे से असर पड़ता है। उसमें पिक्चराइजेशन किस तरह की दी हुई है, उसमें पिक्चराइजेशन में लड़ाई झगड़ा दिखाया गया है या प्रेम भावना दिखाई गई है या किस तरह का एक जो कहते हैं ना कि किस तरह की चीज डिपिक्ट की गई है, उसका बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बच्चे की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर। तो ये तो होगा। उसके बाद है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। साहित्यिक उपकरण जैसे कि आपकी कहानियां हो गई, पोएट्री हो गई, या फिर आपके अलंकार कह सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आप बातों को कह रहे हैं, बच्चे के सामने जिस तरह की चीजें रखी जा रही है, जिस तरह का साहित्य उसके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरह की कहानियां कही जा रही हैं, जिस अंदाज से बातें बोली जा रही हैं, उन सब का डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर। लेकिन यहाँ पर लेवल से कुछ इतना क्लियर नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बच्चे का लेवल है वो बच्चे के साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर मतलब एस्पेक्ट पर अफेक्ट डालेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि लेवल के हिसाब से जो उसको मोटिवेशन मिल रही है या जो उसको डीमोटिवेट किया जा रहा है उसका इफेक्ट पड़ता है। बच्चे का खुद का लेवल क्या है ये उस पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। इससे जोड़कर जब हम ये चीजें करते हैं ना, हम किस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, क्या पिक्चर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, इन चीजों का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन EVS। तो पर्यावरण अध्ययन में अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की जो क्रिएटिव साइड है वो निकल कर आए, यानी कि उसकी जो सृजनात्मकता है या रचनात्मकता है वो उसकी अभिव्यक्ति कर पाए, तो इनमें से कौन सी चीज एक अच्छा आइडिया नहीं होगा उसके लिए। सबसे पहले है ड्रामा एंड प्लेज। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जब हम पर्यावरण अध्ययन या फिर EVS पढ़ा रहे होते हैं तो ड्रामा का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और खेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि EVS में बेसिकली हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है प्लस हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, इन दो चीज़ों को मेनली कवर करती है EVS। इसमें आपका सोसाइटी में जो भी आपका चल रहा होता है, फिर नेचर से हमें जो कुछ मिलता है, तो इन चीज़ों को आपका बेस्ट तरीका होता है कि आप ड्रामा और प्लेस के थ्रू बच्चों को दिखाएं। आप फिल्म भी दिखा सकते हैं, उनको बहुत सारी फोटोज भी दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं और उनका क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप बाहर ला सकते हैं। अब है टेकिंग फोटोग्राफ्स, पोस्टर मेकिंग एंड पेपर मैश। तो देखिए पोस्टर मेकिंग भी होगा। अगर आपने बच्चे को कहा कि बेटा स्वच्छ भारत अभियान पर कुछ पोस्टर बनाओ बढ़िया सा, है ना, 4th क्लास का 5th क्लास का बच्चा है, आपने दे दिया, या फिर 6th 7th को भी आपने दे दिया, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है पोस्टर मेकिंग करते वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उसका पोस्टर आपको बताएगा कि वो किस तरह से क्या सोचता है इस अभियान के बारे में, उसने इसमें क्या देखा है, क्या वो और इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, वो सब अपने पोस्टर के थ्रू दिखा देगा। अब बात आती है टेकिंग फोटोग्राफ्स और पेपर मैश की। देखिए पेपर मैश क्या होता है, जब आप कागज को तोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके उनको गीला करके, वो होता है ना एक तरह से, मान लो एक बाउल है,
ठीक है, बाउल के अंदर इस तरह का होता है कुछ पेपर मैश, यूट्यूब पे सर्च करें ना पता चल जाएगा। तो पेपर्स को इकट्ठा करके आप रद्दी पेपर या कोई भी पेपर ले सकते हो, उनको गीला वीला किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर एक चीज़ की शेप दी जाती है, कभी बॉल की शेप, ग्लास के शेप के भी आप पेपर मैश बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये पेपर मैश हो गया और ये है टेकिंग फोटोग्राफ्स। तो अगर हम पेपर मैश और फोटोग्राफ्स को कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे कि बी बिल्कुल ठीक होगा, वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन लेकर आएगा बाहर। अगर आप एक बच्चे को कैमरा देते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि बेटा आपको इस टॉपिक पर इस तरह की पिक्चर्स लेनी है, तो अब देखिए बच्चा अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेगा, वो शायद उस चीज़ का वेट करेगा जब उसको एग्जैक्ट वो पिक्चर मिलेगी, है ना। फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो भाई क्रिएटिव तो होते ही है ना, अपनी फोटोग्राफी के थ्रू अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिखाते हैं। लेकिन पेपर मैश एक जस्ट आर्ट है जो आप ऐसे डायरेक्ट सीख गए तो फिर आप वो चीज़ें बना सकते हैं, उसमें ईवीएस से रिलेटेड ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एनकरेज पीपल्स टू फोकस ऑन द टॉपिक कम्स अंडर विच स्टेज ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। तो देखिए ये जो प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन है ये एक नई चीज़ निकल कर आई है और मुझे सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे इसका नहीं पता चला ये इन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया है। और कंप्यूटर सेशन जैसी चीज़ें मुझे कहीं नहीं मिली, ना मैंने कभी पढ़ी है। लेकिन हाँ ये इंटीग्रेशन इन आईसीटी इन टेक्नोलॉजी के अंदर का क्वेश्चन है, ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बेसिकली आईसीटी से लिया गया है। और आईसीटी में कुछ 4 स्टेजेस होती हैं जहाँ पर डेवलपमेंट होता है एक तरह से, तो उसमें 4 स्टेजेस की बात की गई है। लेकिन ये कंप्यूटर सेशन की 4 स्टेजेस कौन सी है ये मुझे भी नहीं पता है और मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ यहाँ से। लेकिन जो आईसीटी पर बेस्ड है उनके हिसाब से मैं बता सकती हूँ आपको। वैसे ये जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो है स्टेज 1 कि एनकरेज पीपल्स टू फोकस ऑन द टॉपिक, कि आपको टॉपिक पर फोकस करना है। तो आपको भी पता है कि जब हम भी कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम वहीं पर कोशिश करते हैं कि बच्चा टॉपिक को समझे, तो ये स्टेज 1 इसकी हो जाएगी। वैसे जो स्टेजेस ऑफ आईसीटी डेवलपमेंट है, स्टेजेस ऑफ आईसीटी डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है वो इमर्जिंग स्टेज ही होती है। ठीक है, बिगिनिंग में हम प्रॉब्लम से डील करते हैं, जो भी इस आईसीटी की चीज़ें होती हैं मुझसे डील करते हैं कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है, क्या चीज़ें हमें समझनी है, उनको देखा जाता है। इसमें टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। अब ये स्टेजेस उसी से रिलेटेड है या कोई और है, इसमें अभी मुझे डाउट है, तो आप लोग भी सर्च करें इसको, प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन को। वैसे मैंने बहुत इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की पर मुझे ये नहीं मिला। ओके, और मैं आगे अगर मुझे इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैंने 1-2 से बात की है, अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इसका आंसर डीएसएसबी ने स्टेज 1 दिया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आएगा आगे। What could not be the possible reason for things to go wrong in a classroom? इनमें से कौन सा एक पॉसिबल रीजन नहीं हो सकता है भाई किसी क्लासरूम में कुछ गलत होने का? देखिए क्लासरूम जो है उसमें काफ़ी कुछ गलत हो सकता है। कभी बच्चों को चोट लग जाती है, कभी इनडिसिप्लिन की शिकायत आती है, हमें बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है एक रीज़न नहीं हो सकता कि भाई कक्षा में कुछ गलत नहीं हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, तो बिल्कुल ये हो सकता है। एक बाहरी गड़बड़ी हो सकती है, कोई बाहर से आके दूसरी क्लास के बच्चे या कोई बाहर से कोई बंदा आया, उसने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, तो कक्षा में गड़बड़ी हो सकती है। क्लास इज आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, 40 बच्चों की सपोज आप क्लास को पढ़ा रहे हैं और आप डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर पाए, आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, डेस्क पे कूद रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि क्लास आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और फिर गड़बड़ी होगी। स्टूडेंट हैज नॉट कम टू स्कूल। अब मुझे आप खुद सोचकर बताओ कि जब एक स्टूडेंट स्कूल में नहीं आता है तो क्या इससे क्लास में गड़बड़ी हो जाती है? जी नहीं। तो दिस इज द राइट आंसर। एन एक्टिविटी डजंट वर्क, ये हो सकती है आपने कोशिश की थी कि आप ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे 5-5 बच्चों के लिए, है ना, और आप क्लास में गए, आपने वो एक्टिविटी स्टार्ट की करवानी, लेकिन आपने देखा कि भाई ग्रुप आपस में काम ना करके वो तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, जो भी है, तो एक्टिविटी का कोई फायदा ही नहीं हुआ। बच्चे खेल में लग गए पूरी तरह से, जो सिखाना चाहते थे वो सीख नहीं रहे हैं। तो ये एक ऐसा हो सकता है कि कोई एक्टिविटी काम ना करे, तो ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि आपकी क्लास में गड़बड़ होने का, बट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अगेन यही क्वेश्चन प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन से आया है। इसमें स्टेज 3 के बारे में पूछा गया है। इसमें ये कहा है कि कौन सी इंक्लूडेड नहीं है प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन की स्टेज 3 इसमें से। ठीक है, अब हमने देखो मेरे हिसाब से ये स्टेजेस जो है ना, स्टेज 4 में क्या बताना चाह रही हूँ। स्टेज 1 में यहाँ पर होता है बेसिकली आप टॉपिक से इंट्रोडक्शन करते हैं कि टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। सेकंड में मे बी आप उस टॉपिक को समझ करके उस चीज़ पे कुछ एप्लीकेशन करते हैं। थर्ड में जो है आप रिव्यू करते हैं यहाँ पर, और जो फोर्थ स्टेज होगी आपकी, फोर्थ जो स्टेज होती है उसमें शायद फीडबैक सेशन हो सकता है यहाँ पर, जितना मुझे समझ में आया है। ओके, एंड मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है और ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए भी ढूंढना। इसको अगर आप ढूंढ पाएँ तो प्लीज़ कोशिश करना, मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको इस टॉपिक पे पूरी वीडियो दे दूंगी। ओके,
तो यहाँ पर स्टेज 3 की बात है, तो हमने भी पढ़ा था कि स्टेज 1 में क्या करते हैं, हम बेसिकली टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सी स्टेज 3 में इंक्लूड नहीं होगी। ऑब्वियसली सी इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि स्टेज 1 का पार्ट होता है। आप बच्चे को टॉपिक पर फोकस करने, देखो स्टेज 1, 2, 3, 4 की जब मैंने बात की, तो जब पहले पे ही आप इंट्रोडक्शन करेंगे, एनकरेज करेंगे बच्चों की वो टॉपिक पे फोकस करें, तो वो स्टेज 3 में कैसे आ सकता है। मे बी यहाँ पर टॉपिक पर फोकस करके बच्चों ने यहाँ पर एक्शन लिया हो, प्रिपरेशन हुई हो उनकी पूरी, और थर्ड में उन्होंने रिव्यू करना है कि वहां पर उन्होंने क्या किया है, किस तरह की कमियां रह गई, और फोर्थ पे ऑब्वियसली फीडबैक सेशन हो सकता है। तो ये नॉर्मल स्टेजेस लग रही है मुझे, जो होती है ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की कह सकते हैं आप, जिस तरह की स्टेजेस होती हैं उस तरह का ही काम ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीरियसली जो स्टेज 3 होगा उसमें आप रिव्यू करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, एक काम कंप्लीट करेंगे, और जो सी ऑप्शन है यहाँ पर वो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो हम पहले ही लेवल पर कर लेते हैं। चाहे आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तभी आपको पता है कि हम पहले ही लेवल पर टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग, सो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसके बारे में एनईपी बात करती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बाद एनसीएफ आता है, तो इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो है एनवायरमेंटल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने एनसीएफ नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दो। एक बहुत ही थोड़ा मोटा डॉक्यूमेंट है लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर डीएसएसबी में आपको आना है। उसमें सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी भी दी गई है। वैसे मैंने एनसीएफ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप देखें तो कुछ लेक्चर्स वहाँ पर देख सकते हैं अभी, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है लेकिन उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कंप्लीट करने की। तो आप जो लेक्चर अभी अपलोडेड हैं आप उनको देख सकते हैं। पहला है टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। ऑफकोर्स अगर ईवीएस की बात हो रही है तो एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस करना तो बहुत जरूरी है। टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चों को प्राकृतिक, हमारा जो समाज है, प्राकृतिक जो हमारा चीजें हैं, सामाजिक हैं और सांस्कृतिक हैं, सबको मिला जुला के और इनके बीच जो लिंक होता है उसको बच्चों को बताना जरूरी है। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन पर्टिकुलर इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये सारे ही ऑप्शंस जो है वैसे भी पॉजिटिव है, अगर आपने इतना नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट दैट लिंक्स चिल्ड्रन एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा जो है ऐसा एग्रीमेंट या इंटरनेशनल डिक्लेरेशन नहीं है जो बच्चों और एनवायरनमेंट को जोड़ता है। तो देखिए G8 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स जो हैं इसमें भी बात की गई है बच्चों के बारे में। हैबिटेट एजेंडा भी बच्चों के साथ, यूथ और बच्चों को साथ लेकर चलता है। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड तो है ही बिल्कुल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें बेसिकली डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है। तो ये सारे हैं, G8 हो गया, हैबिटेट एजेंडा हो गया, कन्वेंशन हो गया, लेकिन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जॉन बी वॉटसन। तो वॉटसन जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, तो ये बताना है कि उनके कौन से बेसिक कंसेप्ट जो है यहाँ पर होंगे, ये पूछा गया है। आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जॉन बी वॉटसन। तो पहला है एनवायरमेंटलिज्म, उसके बाद है स्टडी ऑफ इमोशंस, देन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, स्टडी ऑफ इमोशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड एनवायरमेंटलिज्म। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर करें क्योंकि वॉटसन को आप लोगों ने भी जरूर पढ़ा होगा। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेबी वॉटसन जो है एक बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, व्यवहारवादी थे। बेसिकली कंडीशनिंग थ्योरीज जो हैं इन सब के बारे में बहुत पहले बात कर चुके थे ये। और जेबी वॉटसन जो है इन्होंने ये माना था कि बच्चे का जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, बच्चे के जो आंतरिक फैक्टर्स होते हैं उनको नकार दिया था इन्होंने, और इन्होंने कहा था कि जो एक्सटर्नल चीजें हैं वही इफेक्ट डालती हैं। यानी कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो उस पर बहुत, उसी को वही बनाता है कि बच्चा क्या बनेगा। अगर एनवायरनमेंट अच्छा दिया जाए तो अच्छा, बुरा दिया जाए तो बुरा, इनका बेसिकली ये मानना था। वही बिहेवियरिस्ट की जो बेसिक टर्म है टेबुला रासा, उसी को मानते हैं कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है। इंटरनल फैक्टर उसमें बिल्कुल ना के बराबर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल सबसे बड़ा जो रोल है वो प्ले करता है। फिर इमोशंस के बारे में उन्होंने स्टडी की है। इमोशंस वही ये कंडीशनिंग को मानते थे कि आप ऐसे ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इस चीजों को कि कंडीशनिंग करके आप जो है उन इमोशंस को भी और इन चीजों को आप चेंज कर सकते हैं।
ये बेसिकली वॉटसन का मानना था। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो इन्होंने करी है और इन्होंने एक बहुत ही इनका फेमस कोट है कि गिव मी अ डजन ऑफ इन्फेंट्स हेल्दी इन्फेंट्स। इन्होंने कहा था कि मुझे कुछ बच्चे दे दो हेल्दी, मैं उनको डॉक्टर इंजीनियर सब चीज़ों में वो ट्रेन कर सकते हैं उनको, और मैं बनाकर दिखा दूंगा। इस तरह की एक स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, इनकी कोटेशंस है ना। खैर इनका रोल बहुत बड़ा है साइकोलॉजी में, अगर इनको पढ़ने बैठे तो 2-3 क्लास तो इनके ऊपर भी हो जाएंगी। हालांकि इन्होंने तीनों चीज़ों की बात की है, एनवायरमेंटलिज्म की, स्टडी ऑफ इमोशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी, ठीक है। तीनों चीज़ें इन्होंने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही। विच इज़ द करेक्ट वे टू डिफाइन व्हाट स्टोरी टेलिंग इज। इनमें से कौन सा करेक्ट वे है जिसके अनुसार आप स्टोरी टेलिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ये पूछा गया है। देखिए स्टोरी टेलिंग एक आर्ट होती है, एक कला होती है, ये भी हर कोई नहीं कर सकता है। आप टीचर हो सकते हैं, हर कोई टीचर भी नहीं हो सकता है वैसे तो, लेकिन हर टीचर स्टोरी टेलिंग कर सकता है ऐसा हम नहीं कह सकते। हर इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो आपको लेनी पड़ती है। स्टोरी टेलिंग में भी आपको स्टोरी टेलिंग से पहले कौन सी प्रिपरेशन करनी है, आपको अपने प्रॉप्स क्या क्या रखने हैं, आपको ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करना है, ये सब स्टोरी टेलिंग के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक कहानी सुना दी नॉर्मली और काम हो गया। स्टोरी टेलिंग में आपको अपने पूरे एक्सप्रेशंस का, प्रॉप्स का यूज़ करना पड़ता है, आपको ऑडियंस के साथ आईज टू आई कॉन्टेक्ट करके उनसे कनेक्ट करना पड़ता है, वो एक्चुअल स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इट इज़ टेलिंग ए स्टोरी टू एवरीवन प्रेजेंट देयर, मतलब जो भी सामने खड़ा है किसी को भी स्टोरी सुना दो, जो भी वहाँ पर मौजूद है सभी को कहानी बताना। या फिर इट इज़ टेलिंग ए स्टोरी टू पीपल इवन व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आप लोगों को पकड़ के कहोगे नहीं आप इंटरेस्टेड नहीं हो फिर भी मैं स्टोरी सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। इट इज़ टेलिंग ए स्टोरी इन ऑर्डर टू शो हाउ नॉलेजेबल द टीचर इज़, मतलब इसलिए आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो कि आप ये बताना चाहते हो कि भाई टीचर कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है। इट इज़ टेलिंग ए स्टोरी टू पीपल हु आर विलिंग टू लिसन। अब देखो वैसे तो इन्होंने कहा है कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है, तो ये क्वेश्चन ही मुझे एकदम बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि डिफाइन स्टोरी टेलिंग को डिफाइन करना है तो सिर्फ इस चीज़ से हम स्टोरी टेलिंग थोड़ा ना डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर डी होगा कि भाई ठीक है जो लोग सुनना चाहते हैं उनको स्टोरी सुनाना। तो ये स्टोरी टेलिंग की डेफिनेशन तो किसी भी हालत में नहीं है, लेकिन स्टिल बेसिस में क्वेश्चन आया तो डिस्कस तो करना था। अब देखो जो भी प्रेजेंट है वहाँ पर, आप गए एक स्कूल में, जो भी प्रेजेंट है सबको कहानी सुनाओगे ऐसा नहीं होता। आपका टारगेट एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। हो सकता है स्टोरी टेलिंग की क्लासेस अलग लगती हों, उसमें जो है 5 बच्चे हों 10 बच्चे हों वहीं। उसके बाद जब बच्चे इंटरेस्टेड ना हो लोग सुनने में तब भी आप स्टोरी सुनाएं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये टीचर की नॉलेज दिखाना ये भी स्टोरी टेलिंग से नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँगी क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्योंकि इसमें स्टोरी टेलिंग को डिफाइन करना बोला गया है, बट फिर भी डी ऑप्शन ठीक लग रहा है, वही सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग टीचिंग लर्निंग इन ईवीएस। तो आपको ये बताना है कि जब आप ईवीएस की टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं तो कौन सा स्टेप नहीं होगा। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप, है ना, कौन सा नहीं होगा। कई बार मैं नोट मिस आउट कर जाती हूँ, ऐसा ही होता है एग्जैक्टली पेपर में। जब आप लोग पेपर दे रहे होते हैं तो आप हमेशा इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। मैंने भी दिया था तब भी मेरे साथ गड़बड़ हुई थी, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आराम से क्वेश्चन पढ़ें। ओके, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लेसन प्लान, कि आपको रिफ्लेक्ट करना है। देखिए रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आपने जो किया उस चीज़ पर आपको फिर से पुनर्विचार करना होता है, आपको उसे फिर से गहराई से देखना पड़ता है कि आपने ठीक किया, गलत किया, क्या कमियां हैं, ये सब रिफ्लेक्शन होता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो उसके बाद है प्लान टू चेक फॉर द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको प्लान करना है कि लर्निंग अंडरस्टैंडिंग किस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे, लर्निंग कैसे कराएंगे उनको। क्रिएटिंग ए रियलिस्टिक टाइमलाइन, ठीक है, तो एक यथार्थवादी समय रेखा की आपको योजना बनानी जरूरी है कि इतने से इतने समय में ये चलेगा, इतने से इतने समय में ये चलेगा। प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट, या फिर असेसमेंट के रिजल्ट तैयार करना। तो ये प्लानिंग की बात हो रही है, यहाँ पर रिजल्ट तैयार नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये नहीं होगा इसका। वरना एक रियल टाइमलाइन आपको बनानी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप करनी है वो भी देखना पड़ेगा, अपने लेसन प्लान पर एक बार रिफ्लेक्ट करके भी देखना पड़ेगा फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले। जब तक आप क्लास में जाकर उस पर पढ़ा नहीं रहे हैं उससे पहले पाठ्य योजना पर एक बार दोबारा से विचार आपको करना होगा कि आपने सही से अरेंज किया है कि नहीं किया है। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है वन ऑफ द की एरियाज दैट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इज। तो इसने पूछा है कि कौन से की एरियाज हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है, यानी कि शामिल करना इनको ज़रूरी है जो शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं उन क्षेत्रों में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ लर्निंग। सोशियोलॉजी मतलब जहाँ पर आप समाज शास्त्र इसको हिंदी में कहते हैं, जब आप समाज की भी स्टडी करते हैं इसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो लर्निंग की सोशियोलॉजी है उसको समझना भी ज़रूरी है, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझना भी ज़रूरी है।
करंट नॉलेज अबाउट द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी एक्विजिशन, या फिर भाषा और साक्षरता अधिग्रहण की प्रक्रियाओं के बारे में वर्तमान ज्ञान जो है वो होना चाहिए। ये पूछ रहा है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो DSSB ने आंसर दिया था वो मैं आपको बता देती हूँ। DSSB ने यहाँ पर आंसर दिया था ऑप्शन नंबर A, ओनली सेकेंड, ठीक है। जो करंट चीज़ें चल रही हैं लैंग्वेज लिटरेसी की वो सब, ठीक है। अब देखो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जब भी होता है ना, तो उसमें ये नहीं होता कि आप लर्निंग की सोशियोलॉजी को समझिए, उसके समाज शास्त्र को समझना आपके लिए जरूरी नहीं होता है। आप जो वर्तमान में चीजें चल रही होती है ना, उन चीजों को आपको समझना होता है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बेसिकली आपको अपडेट करते हैं जो भी प्रोसेस चल रहा होता है। अब देखो आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको लैंग्वेज लिटरेसी इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पर्टिकुलरली आप सोशियोलॉजी के पीछे वहां पर जाकर नहीं पढ़ेंगे कि लर्निंग की सोशियोलॉजी क्या कहती है, समाज में उसकी क्या मान्यताएं हैं, इनको हमें पढ़ना जरूरी नहीं होता टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाउ इज कीपिंग इंडिविजुअल प्रोफाइल्स यूजफुल। इंडिविजुअल प्रोफाइल्स क्या होती है? जब आपका बेसिकली व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती है इकट्ठा करके हम रखते हैं ना, कि आपका नेम, एज क्या है, होम एड्रेस क्या है, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सब इंडिविजुअल प्रोफाइल्स का पार्ट होता है। तो इसको रखना क्यों यूजफुल है? इट हेल्प्स इन लेटर कंप्लेनिंग टू पीपल्स पेरेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस। मतलब आप बाद में कंप्लेन कर सकते हैं बच्चों के पेरेंट्स को कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, है ना। या फिर इट इज ब्रिंग टुगेदर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, या इसके थ्रू जो है आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों असेसमेंट एक दूसरे के साथ आप कर सकते हैं, ये पूछा गया। तो देखो भाई, कंप्लेन करने की तो हम बिल्कुल नहीं रखते। आप पोर्टफोलियो भी बच्चे का रखते हैं, आप प्रोफाइल उनकी बनाकर रखते हैं कि ये बच्चा है, इसने इस टाइम पे इतने मार्क्स लिए थे, इसमें इसका ये परफॉर्मेंस था, इसने ग्रुप एक्टिविटीज में ऐसा रोल किया, ये सब बच्चे की इंडिविजुअल प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट को दोनों को ऐड करते हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने एक्टिविटी में कैसा रोल प्ले किया, उसने क्विज में कैसा पार्टिसिपेशन किया, ये सब कुछ, स्पोर्ट्स में वो कैसा है, डांस में कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, सब कुछ है ना। तो इनफॉर्मल के साथ यहाँ पर फॉर्मल भी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, ओनली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लेन करने के लिए हम इंडिविजुअल प्रोफाइल्स नहीं बनाते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग एट वर्ड लेवल। वर्ड लेवल पर जब आप राइटिंग कराते हैं बच्चे को, है ना, वर्ड सिखाने के टाइम पे, तो आपका पर्पज क्या होता है राइटिंग में, ये पूछा गया है क्वेश्चन। लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग, प्रैक्टिसिंग न्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेआउट, डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। अब देखो, राइटिंग एट वर्ड लेवल, बच्चों का वर्ड लेवल पर राइटिंग करा रहे हो आप, वर्ड्स लिखना सिखा रहे हो बेसिकली उनको, तो भाई ये मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस, ड्राफ्टिंग, ये सब न्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस थोड़ी ना इसके अंदर आएगा। आप एक छोटे बच्चों को सिखा रहे हो राइटिंग, तो बेसिकली उसकी वोकैबुलरी आपको इन्हांस करनी है उस टाइम पर, कि जो उसका शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। उसकी हैंड राइटिंग पर आपको ध्यान देना है, उसकी स्पेलिंग्स पर आपको ध्यान देना है। जब हम कहते हैं ना फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे को जो आप सिखाते हैं, जैसे कि ऐसे इंग्लिश की कॉपी होती है तो हम कहते हैं कि ए कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, ये किस तरह से लिखना है, तो ये जो है आपके वर्ड लेवल पे के अंदर आता है राइटिंग के अंदर। पहले तो आप क्या करते हैं, पहले आप उनको अल्फाबेट सिखाते हैं, एक एक सिंगल ए सिखा दिया, अपर केस लोअर केस दोनों सिखा दिए, उसके बाद आप उनको जोड़ कर वर्ड लेवल पर आते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि बच्चों की वोकैबुलरी इनहेंस हो, उनकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो, उनकी स्पेलिंग इंप्रूवमेंट हो। अब ये तो सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, स्ट्रक्चर पहचानना, फंक्शन पहचानना, आज तक हम तो अच्छे से पहचान नहीं पाए हैं, बच्चा क्या पहचानेगा, मतलब कहने की बात है ना। स्ट्रक्चर फंक्शंस के साथ हम आज इतना हमें जो भी लैंग्वेज आती है हम उसमें भी अच्छी तरह से, मैं नहीं कह सकती हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं उस चीज़ में भी। अगर मैं हिंदी स्पीकर हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि हिंदी में प्रॉपर चीज़ें जो होती है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर शायद मुझे भी नहीं पता होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एंड मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग तो अलग चीज़ होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 14th पर। इन्वाइटिंग विजिटर्स टू क्लासरूम विल बी विच, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इन्वाइटिंग विजिटर्स टू क्लासरूम विल बी विच एनकरेजिंग एक्टिविटी, मैं इसको वाइल पढ़ना सॉरी। इन्वाइटिंग विजिटर्स टू क्लासरूम यानी कि जो भी आगंतुक होते हैं, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं आपके क्लासरूम में, मे बी स्कूल में कोई इंस्पेक्शन पर आता है, कोई भी आता है, तो उससे कौन सी एनकरेजिंग एक्टिविटी हो सकती है ये आपको बताना है। सपोज SMC के मेंबर्स ही आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, तो एक्सप्लेनिंग, रिसर्चिंग, डिस्कसिंग, सोर्सिंग ऑथेंटिक सिचुएशन, तो ये आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। देखो आगंतुक यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हो सकता है विजिटर्स को आपने खुद भी बुलाया हो, है ना। यहाँ पे हालांकि इनवाइटिंग विजिटर्स ही हैं कि आपने खुद बुलाया है किसी विजिटर को। हो सकता है कि वो एक फार्मर हो ना, मैं एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ। हो सकता है वो एक कारपेंटर हो, किसी बच्चे का
पापा हो, है ना, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई फार्मर है या फिर कोई डेंटिस्ट है, आप किसी को भी ले सकते हैं। आपने उनको क्लासरूम में बुलाया है। बेसिकली इससे आपको क्या हेल्प मिलती है? एक्सप्लेनिंग में, रिसर्च करने में, डिस्कस करने में, या फिर सोर्सिंग ऑथेंटिक सिचुएशन। तो देखिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा था हम रियल लाइफ और कम्युनिटी रिसोर्सेज का जब यूज करते हैं, जो सामुदायिक जो हमारा एनवायरमेंट होता है वहां से जो चीजें हम यूज करते हैं उससे बेसिकली आपकी सोर्सिंग होती है और ऑथेंटिक सिचुएशन की होती है। मतलब जो एक्चुअल ऑथेंटिक सिचुएशंस है उसके साथ आप डील कर पाते हैं, बच्चों को आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वहां पर दे पाते हैं। सोर्सिंग का मतलब होता है स्रोत उपलब्ध कराना, है ना। जैसे कि मान लो आप बेसिकली वर्क समझा रहे हो बच्चे को, काम के डिफरेंट डिवीजन सिखा रहे हो। एक हफ्ते में आपने एक दिन फार्मर को बुला लिया, एक दिन कारपेंटर को बुला लिया, एक दिन आपने अपने स्कूल से ही सफाई कर्मचारी को बुला लिया। तो ये क्या है? आप ऑथेंटिक सिचुएशन में बच्चों को डील करा रहे हो। बेसिकली ये ईवीएस के कंसेप्ट हैं और ये बहुत अच्छे से हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग वुड फॉल अंडर विच रीडिंग एक्टिविटी। सीक्वेंस में लगाना एक तरह से, है ना, सीक्वेंस में किसी चीज को लगाना कौन सी चीज के अंतर्गत आएगा? अगर आप एक रीडिंग एक्टिविटी करा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा, प्रैक्टिसिंग रीडिंग न्यू वर्ड्स, लिसनिंग एंड रीडिंग, या फिर रीडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट टेक्स्ट, है ना, या फिर रीडिंग कर रहे हैं ताकि आप दोबारा से उसका निर्माण कर सकें। तो यहाँ पे सीक्वेंस है, आपको मतलब कुछ बताया गया। सपोज एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से देती हूँ। मैंने एक स्टोरी सुनाई, सपोज मैंने टर्टल और उसकी रैबिट वाली स्टोरी सुना दी, कछुआ और खरगोश की, जो आजकल बदल चुकी है। मैं वो पूरी स्टोरी मैंने बच्चों को सुनाई है और मैं अब कहती हूँ, मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए उनको, कुछ स्टोरी से टोटल 5 सेंटेंस दे दिए और मैंने कहा इनको आप एक सीक्वेंस में लगाओ। तो अब आप बताइए आपको क्या जरूरी है? आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है? जी नहीं। आपको नए वर्ड पढ़ने हैं? नहीं करने। आपको लिसनिंग और रीडिंग करना जरूरी है? बिल्कुल करना जरूरी है। आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से पुनर्निर्माण करना है क्या? ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको टेक्स्ट का पुनर्निर्माण करना है। आपको जस्ट इन वर्ड सेंटेंसेस को कि कहानी में कैसे कैसे कब हुआ उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिसनिंग करनी जरूरी है। बच्चे ने अगर ध्यान से सुना है और बच्चे ने पढ़ा होगा तो वो आपको बिल्कुल सीक्वेंसिंग करके दिखा देगा कि खरगोश और कछुआ वाली कहानी में किस तरह से सीक्वेंस चला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिसनिंग एक्टिविटीज एक टीचर टेल्स द स्टोरी एंड द प्यूपल्स एंड टीचर डू द एक्शंस। कौन सी एक्टिविटी है जिसमें लिसनिंग एक्टिविटी है जिसमें एक टीचर जो है स्टोरी सुनाता है एंड जो बच्चे होते हैं और टीचर वो एक्शन करते हैं। मे भी एक शिक्षक जो है कहानी सुना रहा है और बाकी शिक्षक और बाकी जो शिष्य हैं बाकी के वो सब एक्शंस कर रहे हैं। तो ये आपको बताना है। तो बेसिकली आप लिसन एंड डू, लिसन एंड ड्रॉ, माइंड स्टोरीज, या फिर पुट अप योर हैंड। देखो ये क्या है? लिसन एंड डू, यानी कि सुनो और करो। तो देखिए यहाँ पर ये पुट अप योर हैंड का मतलब हाथ डालो, हाथ उठाओ टाइप से। ठीक है, अपने हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ, या जो भी है, रेज करना, लिफ्ट करना एक तरह से। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो अब यहाँ पर क्या है कि एक टीचर स्टोरी टेलिंग कर रहा है और बाकी जो बच्चे हैं या बाकी टीचर हैं वो एक्शंस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप सभी यहाँ पर कहेंगे कि मैडम ये तो है लिसन एंड डू, कि सुनो और फिर करो, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। सुनो और बनाओ भी नहीं होगा, पुट अप योर हैंड भी नहीं होगा। दिस इज माइंड स्टोरीज। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, एक टीचर बोल रहा है। माइंड स्टोरीज क्या होती हैं? आपने देखा हो कि माइंड शोज आपने देखे हो कभी, मैंने लाइव देखे हैं माइंड शोज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए स्टेज है, ठीक है, स्टेज के यहाँ पर माइक पर एक बंदा जो है स्टोरी बोलता रहता है या फिर नहीं भी बोलता, कई बार ऐसा होता है, और इधर जो है लोग एक्शन कर रहे होते हैं, जो बेसिकली परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो यहाँ पर एक्शन करते हैं। यहाँ पर या तो रिकॉर्डिंग चला दी जाती है माइम शो में और यहाँ पर लोग एक्शन करते हैं। तो इस तरह से होता है, मैंने लाइव देखा है। जैसे पानी बचाओ पर है, पर्यावरण पर है, बहुत सारे माइम शो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी लोग एक्शंस करते हैं, वो बोलते नहीं हैं। यानी कि अंग विक्षेप का मतलब है यहाँ पर कि अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, अपने बॉडी की मूवमेंट के थ्रू वो लोग एक्सप्रेस करते हैं उन वर्ड्स को। ठीक है, सामने की ऑडियंस उनको देखती है और बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती हैं। बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी चल सकता है, बैकग्राउंड में कोई ट्यून भी चल सकती है, बैकग्राउंड में खुद कोई टीचर स्टोरी कहानी भी सुना सकता है और ये इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम माइंड स्टोरीज बोलते हैं। तो ये मत कहना लिसन डू। कभी भी स्टोरी टेलिंग में ये नहीं होता कि चलो भाई मैं बोल रही हूँ तुम एक्शन करके दिखाओ, एक चूहा पेड़ पर चढ़ा तो आप लोग पेड़ बनाकर पेड़ पर चढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज माइंड स्टोरी। ओके, ये एक माइंड शो होता है, माइम स्टोरी कह सकते हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस टास्क दैट लिसनर्स कंप्लीट व्हाइल लिसनिंग। तो देखिए व्हाइल लिसनिंग के दौरान कौन से टास्क हैं जो लिसनर कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो आपका LSRW है, ठीक है, इन सभी में 3 स्टेप याद रखना। एक तो होता है प्री, एक होता है व्हाइल और एक आता है पोस्ट। ठीक है, प्री मतलब
अगर मैं लिसनिंग के बारे में बात करूं तो प्री लिसनिंग एक्टिविटीज, वाइल लिसनिंग एक्टिविटीज और पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज। इसी तरह से स्पीकिंग की बात करूं तो प्री स्पीकिंग एक्टिविटीज, वाइल स्पीकिंग एक्टिविटीज और या फिर पोस्ट स्पीकिंग एक्टिविटीज। या फिर प्री रीडिंग की बात करूं तो प्री रीडिंग एक्टिविटीज, वाइल रीडिंग एक्टिविटीज और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज। इस तरह से प्री का मतलब है कि जब आप एक्चुअल में लिसनिंग करने वाले हैं, जब आप श्रोता बनने वाले हैं, उससे पहले आपके लिए क्या तैयारियां की गई हैं। फिर जब एक्चुअल में कोई आपको कुछ कह रहा होता है तब आप लिसन करते वक्त क्या चीजें होती हैं, और लिसनिंग के बाद आपके लिए क्या एक्टिविटीज होती हैं। सपोज मैंने एक स्टोरी टेलिंग सुनाई है, किसी भी बच्चे को सुनाई, मैंने क्लास को सुनाई, तो सबसे पहले मेरा जो भी टॉपिक रहा, सपोज मैं सन के ऊपर स्टोरी टेलिंग करने वाली थी, सन के ऊपर कि भाई सन क्यों चमकता है। मैंने अपनी एक कहानी बना दी कि इसलिए चमकता है क्योंकि एक बार सन की और पानी की लड़ाई हो गई थी, या धरती की और सन की लड़ाई हो गया, जो भी है, ठीक है। तो मैंने प्री लिसनिंग में क्या किया, सबसे मैंने पूछा, सबसे प्री लिसनिंग एक्टिविटीज में मैं क्या करूंगी, मैं बच्चों को कहूंगी तो बच्चों आज हम सुनने वाले हैं एक कहानी जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर सन है। तो अच्छा आप ये बताओ कि सन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। आपको क्या लगता है कि सूरज क्यों चमकता है इतना तेज, वो दिन में ही क्यों चमकता है, रात क्यों होती है। ये प्री लिसनिंग एक्टिविटीज होगी। वाइल लिसनिंग, जब आप सुना रहे हैं तो बीच में पोज कर दीजिए। आपने आधी कहानी सुनाई, आप पोज हो गए, आपने किसी बच्चे को खड़ा हुआ, अच्छा बेटा तुम बताओ अब आगे क्या हो सकता है कहानी में, है ना। किसी और से पूछ लिया, क्या आपको लगता है कि ये जो कहानी जिस डायरेक्शन में चल रही है वो सही है। ये सारी आपकी वाइल लिसनिंग हो गई। अब अगर हम बात करें पोस्ट लिसनिंग की, तो पोस्ट लिसनिंग में आपने पूरी कहानी सुना दी, वो सीक्वेंसिंग वाला एग्जांपल था, वो पोस्ट लिसनिंग में आ जाएगा। आपने हॉट सीट एक गेम करा दिया, इसमें आपने एक बच्चे को एक कैरेक्टर असाइन कर दिया और आपने कहा आप सन हो, अब आप बताओ। आपसे बाकी बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने धरती से क्यों लड़ाई की। तो एक बच्चा सन का कैरेक्टर रोल करेगा, बाकी बच्चे उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि सूरज तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो अपने आप को सन समझ के आंसर करेगा। ये पोस्ट हो जाएगी, ठीक है, पोस्ट लिसनिंग। तो इस तरह से 3 फेजेस में चलती है। तो यहाँ पर वही है कि जब लिसनिंग हो रही है तो कौन सा जो टास्क है वो लिसनर को कंप्लीट करना होता है। ओके, तो सबसे पहला है लिसन एंड गेस, लिसन एंड मग अप, बोथ 1 and 2। मतलब आप लिसन करेंगे, सुनोगे और अनुमान लगाओगे, या फिर सुनेंगे और मग अप करेंगे हर चीज को। सॉरी आज थोड़ा सा इसमें लिखने में गलतियां हो रखी है काफी, गूगल ट्रांसलेट की वजह से। लिसन एंड मगअप का मतलब होता है सुनो और रटो, लिसन एंड गेस का मतलब है सुनो और अनुमान लगाओ। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं वाइल लिसनिंग एक्टिविटीज में। आई होप कि अब आप इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए सुनो और रटो नहीं होता है, सुनो और गेस करो, ये होता है आपका। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैंने वो सन वाला एग्जांपल दिया ना, सन की स्टोरी का, मैंने बीच में स्टोरी रोक दी और मैंने कुछ बच्चों से पूछा अब बताओ बेटा अब क्या हो सकता है कहानी में आगे। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, सूरज जीतेगा, धरती जीतेगी, या फिर सूरज और एक हवा की भी कहानी है ना जो एनसीईआरटी में है, आपने पढ़ी हुई होगी। तो बताओ कि सूरज और हवा में से कौन जीतेगा, आगे क्या होगा कहानी में, है ना। कछुए और उसकी खरगोश की कहानी है, तो बताओ कछुआ जीतेगा या खरगोश जीतेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप गैसिंग करना दो ना उनको, आप स्टोरी कंप्लीट मत करो, उससे पहले बच्चों से पूछो कि एक एंड क्या हो सकता है स्टोरी का, आपको क्या लगता है कि स्टोरी किस तरीके से बढ़ेगी। तो इससे बच्चों का क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल दैट ए टीचर हैज टू प्ले। इनमें से कौन सा रोल है जो एक टीचर को परफॉर्म करना पड़ता है क्लास में, तो बताइए क्या होगा। इंटरैक्टिव रोल, पर्सपेक्टिव रोल, नीदर वन नॉर, वो ये मतलब इंटरैक्टिव मतलब प्रॉपर आप इंटरैक्टिव वे में से बच्चों के साथ वो करेंगे, या फिर पर्सपेक्टिव रोल है ना, मतलब सिर्फ परिप्रेक्ष्य को समझेंगे, परिप्रेक्ष्य की भूमिका जो है उसको समझेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा इंटरैक्टिव, ओनली वन, है ना, पर्सपेक्टिव टेकिंग नहीं आएगा। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि आप क्या समझते हैं किसी चीज को उस संदर्भ में समझ के। अब टीचर केवल अपने हिसाब से सोचेगा तो वहां पर वो गलती कर सकता है। तो बेटर है कि बच्चा टीचर जो है वो इंटरैक्टिव रोल के साथ क्लास में प्रेजेंट रहे, पर्सपेक्टिव टेकिंग ना करे, केवल अपने विचार से जो समझना है सोचना है उस हिसाब से बच्चों के साथ ना डील करे, बल्कि इंटरैक्टिव होकर करे। ठीक है, यहाँ पर पर्सपेक्टिव रोल का मतलब है कि वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलेगा, वहां पर जो भी संदर्भ होगा कक्षा में उसको खुद समझेगा और बताएगा। इंटरैक्टिव का मतलब है कि वो कुछ बोल रहा है, यहाँ से बच्चे भी कुछ बोल रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है और तब वो क्लास में डील कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विल बी, मतलब ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ए क्रिएटिव फॉर्म वाइल लर्निंग ईवीएस। तो ईवीएस को आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी क्रिएटिव हो सकती है फॉर्म, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। मेकिंग कोलाजेस, कोलाजेस क्या होते हैं, पेपर कटिंग्स होते हैं ना, उनको चिपका चिपका के कोई पिक्चर बना देना, है ना। ऐसे कि मैंने आपको कहा कि कोलाज से जो है आपको स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर कुछ बनाना है, तो बच्चे क्या करेंगे, वो पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद छोटे छोटे
कागज लेंगे, उनको कलर करेंगे या फिर कलरफुल कागज लेंगे, छोटे छोटे उनको हाथ से फाड़ फाड़ के थोड़ा सा और उनको चिपका के कोलाज बना देंगे, वो होता है कोलाज। ठीक है। सॉन्ग, पोएट्री, बैनर्स, तो बताइए इसमें से क्या होगा? बैनर्स इन द सेंस जैसे स्कूल के बाहर आपने बैनर्स देखे होंगे, ऑफिस के बाहर आपने बैनर्स देखे हो, बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं ना, प्लास्टिक की शीट पर बैनर्स लगे होते हैं, ये बनाना एक तरह से। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ईवीएस की, तो कोलाज, सॉन्ग, पोइट्री और बैनर सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोलाजेस एंड पेपर मैश, है ना। मैंने आपको बताया था कि पेपर मैश जो है वो ज्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि पेपर मैश में आपके पास क्रिएटिविटी का ईवीएस में स्कोप नहीं होता है। कोलाजेस के साथ तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है भाई, ये आपको पिक्चर है, ये आपको सिचुएशन डिपिक्ट करनी है थ्रू योर पेपर कोलाज, तो आप उसमें बहुत क्रिएटिविटी है बच्चों के पास। लेकिन पेपर मैश में क्या होता है ना, उसी पेपर को मैश करके बस शेप दे देना किसी किसी चीज की, वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता है। तो प्लीज इस चीज के साथ कंफ्यूज ना करें कि कोलाज और मैश, पेपर मैश तो एक जैसा हो गया, ऐसा माना समझे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है द ऑपरेंट मॉडल वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ऑपरेंट कंडीशनिंग की डायरेक्ट बात की गई है। हमें पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पेवलोव ने बात की है और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बीएफ स्किनर ने बात की है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो भाई ये था आपका पार्ट 4 डीएसएसबी पीआरटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज में, और फॉर्म आपके निकल चुके हैं 25 तारीख से। तो जिसने भी नहीं भरे हैं प्लीज़ भर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे साइट कुछ खराबी हो जाती है उसके अंदर, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो प्लीज़ 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 अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर दें और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें। इसमें 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा इसमें कम से कम भी 50+ वीडियोज़ अपलोड हो चुकी होंगी, इसीलिए इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।